नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, जो क्लास है दोस्तों, वो है नेट इकाई 9 हिंदी निबंध के अंतर्गत। आज का जो निबंध है दोस्तों, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र जी का। तो दोस्तों, आज मैं उनका जो विद्यानिवास मिश्र जी का जो निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उसका PDF आपको पूरा आपको सुना रहा हूँ। और इस पर जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं दोस्तों, वो हम बहुत जल्द आपको दूसरी वीडियो में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ, उस काम में हजार बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियों और डरावनी होती गई हों। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसे लगता है कि जो कुछ हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरे एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पत्नी कन्या की अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी और रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। तो दोस्तों, ये इस कहानी की विषय वस्तु है, मेन विषय वस्तु है दोस्तों, कि ये बच्चों को भेजते हैं, वो किसी चिरंजीव, मतलब उनके बच्चे हैं ये, और उनको भेजते हैं किसी महानगर में कोई कार्यक्रम है, उसमें भेजते हैं, लेकिन वो भेजना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कई बार भेजना पड़ता है। तो दोस्तों, ये वाली पंक्ति जो है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ दोस्तों। ये वाली जो पंक्ति है, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है और ये पंक्ति पूछी जा सकती है एग्जाम की दृष्टि से, और यही ही इस कहानी का शुरुआत कह सकते हैं इस निबंध की, और इसी पर आधारित सारा निबंध बनता है। यही इसकी विषय वस्तु है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रात के 11 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई भी। साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश भी आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग गया होगा तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो जाओ, और ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई। मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिराई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों में मन की घुमरती पंक्तियाँ गूंज उठी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये एक जिज्ञासा दिखाई है दोस्तों अपने बच्चों के इंतज़ार की, और बड़ा ही सुंदर मार्मिक चित्रण यहाँ पर निबंध में किया है कि जब कोई अपना जिसका हम इंतज़ार कर रहे होते हैं और जब वो समय से नहीं लौटता है, तो मन में नाना प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे बुरे सब तरह के विचार आते हैं दोस्तों। तो वही विचारों को यहाँ प्रकट करने की निबंधकार ने कोशिश की है, और यही बात यहाँ पर दिखाई गई है। और वो पंक्तियाँ मैं दोस्तों आपको सुना देता हूँ। जो पंक्तियाँ उनके मन में गुजर रही थी वो है, मेरे राम के भीजे मुकुटबा, लक्ष्मण के पटुकबा, मोरी सीता के भीजे सेनुरबा, ते राम घर लौटही। अर्थात मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका यानी कि दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भी भीग रहा होगा। मेरे राम घर लौटाओ, मेरे राम घर लौटाओ। तो ये दोस्तों राम के जो भगवान राम वनवास चले जाते हैं, उनकी लौटने की जिज्ञासा पर ये दोस्तों कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। तो वो पंक्तियाँ उनको भी अनायास याद आ जाती हैं और वो भी उनको गुनगुनाने लगते हैं। आगे चलते हैं। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती। मेरे घर के बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर यही गीत विहेल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था।
जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत पर स्वर बड़ा मीठा लगता, हाँ तब उनका दर्द नहीं छूता। पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उनका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट को कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुविधा होती है। गले में न जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ न हो जाए और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था, कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है। धोबी की मुट्ठी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई, कहीं कुछ हो न जाए। तो यहाँ पर ये दोस्तों बड़ी जिज्ञासा और चिंता दिखाई है निबंधकार ने अपने निबंधकार में जो पात्र दिया उसके माध्यम से, कि अगर खासकर कोई पराई लड़की आ जाती है और उसको पराई का मतलब उसकी शादी करके, पराई हमारे लड़कियों को पराई कहा जाता है क्योंकि शादी करके वो दूसरे घर में चली जाती है, इसलिए पराई कहा जाता है। तो उसकी चिंता बड़ी होती है। और आज की अगर दोस्तों आज के अगर समय की बात और की स्थिति देखी जाए तो बिल्कुल सही बात है। आज भी हमारे घर में से अगर हमारी कोई जवान बेटी अगर कहीं बाहर जाए और वो ना लौटे तो कितने बुरे बुरे विचार और कैसे कैसे विचार घूमते हैं। तो दोस्तों वही यहाँ पर आपको दर्शाना चाह रहे हैं अपने निबंध के माध्यम से निबंधकार। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर और लाखों करोड़ों कौशल्याओं की द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके मन में निर्वासित है। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है, अभी और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अबध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचकर उसे कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम की लोकमानस के राजा बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इन सबके बीच एक संगति तो होनी चाहिए। अभिषेक की बात चल रही थी, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में ही प्रतिष्ठा हुई, इसलिए राम के राज के बेस में उतारा। अब राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मृत स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमर का बंद यानी दुपट्टा भी पहले की जागरूकता का उपलक्ष्य न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता है भले ही चाहे भीग जाए। तो राम को वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर आए और परलोक मानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट दुपट दे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुंसों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताज़ा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिसका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, ये राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिला बतनी की तरह दिन बिताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों पौराणिक कथा जो रामायण कथा है दोस्तों वहाँ से कोशिश की है निबंधकार ने। ठीक है, और आगे बताते हैं दोस्तों आपको साथ ही साथ। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व ही एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसूर रही है। मेरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान ऐश्वर्या की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट उसकी ऐश्वर्या भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहुरिये का कमरबंद भी भीग रहा है।
उसका जागरण भीग रहा है, मेरे राम की सहचरणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की सनातन नियति के एकदम आतंकित हो उठा ऐश्वर्य और निर्वाध दोनों साथ साथ चलते हैं। जिससे यह ऐश्वर्य सौंपा जाने को है और निर्वासन पहले से बंधा है होना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। जैसे आदमी को ये निराशावादी समझकर बिरादरी में से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगल कामनाओं आकांक्षाओं के पीछे मैं झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आँखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अधफूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबदार की उन्मास में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया है और कुछ ग्रामीणों में जो उत्सव होते हैं, कुछ त्यौहार होते हैं, कुछ मांगलिक कार्य होते हैं दोस्तों, वो कुछ शब्दों का प्रयोग यहाँ पर लिया है। और दूसरा दोस्तों ये बात दिखाई है कि हम पुराने इतिहास में चले जाइए, राम के समय में चले जाएं या आज के आधुनिक काल में चले जाएं, लेकिन जो बच्चों के प्रति चिंता होती है, उनके ऐश्वर्य में कोई भंग ना आ जाए, उन्हें कोई कष्ट ना हो जाए दोस्तों, तो वो भी आज जैसे कि तैसे ही बरकरार है। जैसे पहले माँ का हृदय बच्चों के लिए व्याकुल रहता था, वैसा ही आज ही रहता है दोस्तों। यहाँ पर ये क्या दिखाना चाहते हैं निबंधकार। कुछ पंक्तियाँ दोस्तों उसकी मैं सुना देता हूँ। लागती अवध भवावे भारी, मानहु काल रात्रि अंधियारी, घोर जंतु सब नर नारी, धरपति एक निहारी, घर मसान परि जात जनुभूता, सुत हित मीत मधु जमदूता, बांघे विपट बेल कुम्हरानी, सरित सरोवर देखे न जानी। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसे अंधेरी काली रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुमला गई हैं, नदियों और सरोवरों को देखने भी दुस्साहस हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य में अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसीलिए जब कीमत अदा कर दी ही गई तो उत्कर्ष काम कम से सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। वह हर बार इसमें हर 2 दिन में सुरक्षित रहें। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप उनमें उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उनकी दीप्ति छिपने ना पाए। उस नारायण की सुख स्वेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते हैं, उनका दुपट्टा उनका अहनिशी जागकर न भीजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प में ही सुरक्षित हो सकेगा और इन दोनों का गौरव जग जननी आधा सत्य की इस अखंड सौभाग्य सीमांत सुदूर में रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण हैं, सीता हैं। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पौराणिक कथा जो राम की कथा है दोस्तों, वहाँ उस कथा के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें समझानी चाहिए और ख़ासकर तो सीता के साथ हुए व्यवहार के बारे में और उनके हुए आय कष्टों के बारे में दोस्तों यहाँ दिखाया जा रहा है। निबंधकार ने बड़े ही उदाहरण के रूप में दोस्तों यहाँ समझाया है अपनी बात को। आगे चलते हैं। कौन गीत नहीं गाता, सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है। अंजोर करना दोस्तों आग जलाना होता है, चूल्हे जलाना होता है, ये ग्रामीण शब्द है। और जुड़वा बच्चों का मुँह निहारती है, दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त फूट पड़ने के लिए उफनता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। पर जब निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है,
पर राम के मुकुट तो तब भी प्रमाणित होता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी बधाई देता है। और एक बार तो अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसदार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पलट जाता है दोस्तों। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बची रहती है। दूर ऊंचे खंडे तटस्थ पहाड़, राज मुकुट में जड़े हीरे की चमक के सैकड़ों शिखर, एकदम कठोर, तीखी और निर्मम। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया झूठी शान। तो दोस्तों यहाँ पर झूठी शान के बारे में निबंधकार बार बार दिखा रहे हैं कि आदमी चाहे कितना भी गिर जाए, तहस नहस हो जाए, उनके पास कितनी विपत्ता आ जाए, चाहे कितनी भी कंडीशन में चले जाए, लेकिन शान मुकुट नहीं भीगना चाहिए। समझ रहे दोस्तों, मुकुट नहीं भीगना चाहिए। चाहे इंसान भीग जाए, चाहे इंसान गल जाए, उस मुकुट को पहनने वाला चाहे ख़त्म हो जाए, बट मुकुट नहीं भीगना चाहिए। तो यहाँ पर ये निबंधकार ने दिखाया दोस्तों। और पुरा यत्र स्रोत पूर्णी माधुना तत्र सरिताम विप्रयासाम यताम घन विरल भावम क्षतिरूहाम वह्यो कलादम दृष्टम हार प्रियम मन्ये वनमिदम निवेशशालानाम तदीमदितम उद्यम दड्याति। तो ये बहुत ही सुंदर संस्कृत की पंक्ति दोस्तों यहाँ पर दी है कि राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं और उस वेदना की जीतकार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो जाता है। कुर्सी पर पड़े पड़े ये सब सोचते सोचते 4 बजने आए दोस्तों। ये सब सोचते सोचते आप पौराणिक कथा में पहुँच गए। अब सुबह का जो हम आधुनिक में आ जाते हैं, आधुनिकता में जो वेट कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, उनके पिता सुबह के 4 बज जाते हैं। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, मेरी मेहमान लड़की जो कि बेटे के साथ गई थी, बोली दरवाज़ा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता की कुछ कहने नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज होगा कि हम लोग कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढाँप कर सोने का बहाना शुरू हुआ और मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा। पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वापस वहीं लौट आया। अपने लड़के घर लौट आए। बारिश में नहीं, संगीत में भीग कर मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी बन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती में टप टप बूंद पड़ने लगती है। तने पर टिके और उसकी तरह नस नस में आप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। और जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल हैं कि मूसलाधार बरसाए जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, हे राम, तुम्हारे कब से हुए हैं? तुम कितनी बुनाहट पहचान में नहीं आती। जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह कुछ कह रहे हो मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मन चाही है और अनचाही, दोनों तरह की 1000 चीज़ों में। दूसरे कुछ पतियाएँ भी, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती। प्रतीति मतलब प्रीति नहीं होती दोस्तों। ये शुद्ध मतलब ग्रामीण शब्द प्रयोग किया है। मैं किसी का यूँ या मेरा है, पर दूसरी ओर ये वह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र में अपनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? क्या कुछ भी अपना नहीं? फिर एक अपनेपन की मैं ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाए आए हैं? क्या न कुछ होना और न कुछ बनना ही अपने की उनकी बड़ी हुई शर्त नहीं है। तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह भीतर से कहाँ पाऊँ उसकी उदासी में ऐसा चिपकाव, अपने सकरे से दर्द में ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ? मैं शब्दों के घने जंगल में घिरा हुआ हूँ सर। जानता हूँ इसी जंगल के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुश स्नेह के पात्र, अपने इस भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उसमें भी अधिक एक बिजली में जगमाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की की एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की अगंसा से जोड़े न जोड़े, पर आज की दरिद्रता, अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं देता जिसमें जिंदगी ऊब से कुछ ऊबर हो चुके। दोस्तों ये पुरानी कथा से आधुनिक कथा की तरफ अग्रसर हो रही है निबंध, और एग्जाम्पल दिया जा रहा है।
और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के 6 शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंतसार गीती हल्की सी सहर पैदा कर जाती है। मेरे राम के बीजे मुकटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालयी जीवन की नीरसता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं और कुछ न तो हो ही जाता है। और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने का आ जाती है। बरस न पाए यह बात अलग है, कुछ भीतर भाप हो तब न बरसे, पर बरसने का यह भाप जिस ओर आ रहा है उधर राय होनी चाहिए। इतनी असंख्यत कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर कहीं राय है घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फ़ोटो खिंचवाने की चमत्कारी छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीय स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उसके मानस के नाम के बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ लगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी रही जाएगी केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। फिर और मोड़े होंगे बारिश में बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। विद्या निवास मिश्र। तो दोस्तों यहाँ पर पौराणिक कथा से लेकर के आधुनिक कथा तक का सार यहाँ पर विद्या निवास ने बहुत ही सुंदर रूप से दिया है। कौशल्या का रूप दिया है दोस्तों, माता कौशल्या, यानी कि भारत की हर माँ कौशल्या के रूप में दिखाई है दोस्तों। प्रत्येक माँ के अंदर क्या विचार आते हैं ये दिखाया दोस्तों, लेकिन विचार करने वाले यहाँ पर माता नहीं पिता हैं, लेकिन माता सबसे बड़ी हैं। और सीता के साथ हो रहे अत्याचार का भी बहुत सुंदर इसमें वर्णन दिखाया विद्या निवास जी ने अपने विचारों के रूप में प्रस्तुत किया है दोस्तों। तो जो उन्होंने सोचा था उस समय पर जब ये उनका रचना काल रहा है निबंध जी का, अगर आज की तुलना की जाए तो वो जो विचार है माता कौशल्या का, नहीं हर माता का जो विचार है अपने बच्चों के प्रति वो और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अपराध और ज़्यादा बढ़ गए हैं और ऐसा घिनौने अपराध बढ़ गए हैं जिनको देखकर हमारी रूह कांप जाती है। इसलिए बच्चों को चिंता होना अपने माँ बाप के प्रति स्वाभाविक है। और यह बात इस निबंध के माध्यम से मैं आप सभी को भी बताना चाहूँगा और उन सब युवा बच्चों को भी कि वो अपने माता पिताओं की चिंता को चिंता समझें, वो भी खुद इस निबंध को पढ़कर समझें कि उनके माता पिता उनके लिए कितना चिंता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इस क्लास में इतना ही, इसमें मैंने आपका पूरा निबंध आपको पढ़ के सुना दिया है। अगर दोस्तों को भी ये निबंध आपको पसंद आया हो, मतलब मुझे मेरे सुनाने का तरीका, समझाने का तरीका और निबंधकार की जो भावना है उसको आप तक पहुंचाने की जो मैंने कोशिश की है, अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस निबंध को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे चैनल को, और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट अवश्य करें, जिसके लिए मैं हमेशा भूखा रहता हूँ। आपके कमेंट से मेरी भूख जो है मिट जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट अवश्य करें। और साथ ही मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस चलती हैं, डेली वीडियो डाली जाती हैं, नेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है और 20 जून से हम टेस्ट सीरीज भी कर रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसे आप ज्वाइन करेंगे तो वादा है कि आपका नेट JRF क्वालिफाई हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।